बच्चे हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर किया। अब हम रिवीजन करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। बच्चे ये डेथ ऑफ अ पार्टनर जो है वो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर की तरह से ही है। इसमें पार्टनर की डेथ होने के कारण वो बिजनेस छोड़ना उसे पड़ा और वो सेक्रीफाइस करके जा रहा है, और जो भी उसका बचा हुआ प्रॉफिट है उसको रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर करेंगे और इस तरह से वो गेनिंग पार्टनर हो जाएंगे। और इसमें भी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर की तरह से चलेगा। फ़र्क इसमें क्या होगा? हालांकि ये चीज़ रिटायरमेंट के केस में भी पॉसिबल है कि रिटायरमेंट जो है मिड ऑफ द ईयर हो सकती है। ये मैंने आपको जैसे पहले भी समझाया था कि ज़रूरी नहीं है कि वो एट द एंड ऑफ ईयर हो, बट वो प्लान की जा सकती है और पार्टनर्स उसको ज़्यादातर एंड ऑफ द ईयर में ले जाते हैं बिकॉज इट कैन बी प्लान्ड। बट डेथ कैन नॉट बी प्लान्ड, एज वी नो कि it always happens by chance. It can happen at any time in mid of any year. तो इसमें डेथ ऑफ अ पार्टनर के केस में बाकी सब चीज़ें वही होंगी जो रिटायरमेंट के टाइम होती हैं। मीन्स आपको गेनिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी होगी। फर्म का रिवैल्यूएशन अकाउंट भी आपको बनाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी रिकन्स्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप का, तो ये भी जो है रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ही है, क्योंकि पुराने पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप चेंज हो रहे हैं, चाहे रीज़न उसका पार्टनर की डेथ ही हो। तो रिवैल्यूएशन भी होगा, जितने भी पास प्रॉफिट्स होंगे उनका वही ट्रीटमेंट होगा जो आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर में देखा या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में देखा। सेम तरीके से उनका भी ट्रीटमेंट होगा। लेकिन इन एडिशन टू दोज ट्रीटमेंट, क्योंकि डेथ मिड ऑफ द ईयर हो रही है, तो हमें कुछ और कैलकुलेशंस भी करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कौन कौन सी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। हालांकि ये जो कैलकुलेशंस हैं ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रिटायरमेंट के टाइम हो, बल्कि किसी भी अगर डेथ के टाइम ही हो, बल्कि अगर रिटायरमेंट भी मिड ऑफ द ईयर हो तो ये कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। चलिए देखते हैं कौन कौन सी कैलकुलेशंस हैं। पहली कैलकुलेशन है कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर इन द एस्टिमेटेड प्रॉफिट अर्नड बाय द फर्म with effect from first day of the financial year till the date of death। मतलब क्या हुआ कि जो हमने पिछला हमारा जो फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज किया था, उस दिन से लेकर जिस दिन पार्टनर की डेथ हुई है उस दिन तक बिजनेस एक्टिविटीज़ हुई होंगी, उसका एस्टिमेटेड प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। एस्टिमेटेड प्रॉफिट वर्ड इसमें इसीलिए यूज़ किया जा रहा है क्योंकि हम फाइनल कैलकुलेशंस प्रॉफिट की 31 मार्च यानी एंड ऑफ द ईयर को ही करते हैं। और इस बीच अगर साल के बीच में हमें प्रॉफिट का की फ़िगर चाहिए तो वो एस्टिमेटेड फ़िगर ही होती है। और ये एस्टिमेशन जो है पार्टनर्स आपस में डिसीज़न लेकर म्यूचुअल एग्रीमेंट से डिसाइड कर सकते हैं कि हम किस बेसिस पर अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे या एस्टिमेट करेंगे फॉर दैट टाइम पीरियड for which the deceased partner was also alive and was involved in the business। ठीक है, जैसे मान लो हमने 31 मार्च 2020 को अपने अकाउंट क्लोज किए थे, उसका हमने मान लो प्रॉफिट सारा प्रॉपरली कैलकुलेट करके पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था और उसको उनकी जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी उसमें हमने दे दिया। लेकिन अब अगर मान लो किसी पार्टनर की डेथ 31 मई को हो जाती है, हम एक अपना एक एंड ऑफ द मंथ की डेट मानते हैं। अगर 31 मई को पार्टनर की डेथ हो जाती है और हम 31 मार्च 2020 को अपने अकाउंट क्लोज करके चुके थे, तो अप्रैल और मई 2 मंथ्स में जो भी बिजनेस फर्म ने किया उसके प्रॉफिट में हमें पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर पार्टनर की डेथ 31 अगस्त को होती है तो हमें 5 मंथ्स का करना पड़ेगा। अगर पार्टनर की डेथ
मिड ऑफ द मंथ या किसी भी डे पर होती है तो बेटा ये हमें डे वाइज भी कैलकुलेट करना पड़ेगा. ओनली फॉर द sake of simplicity we are assuming that the death of the partner occurs only on the last day of the month, or sometimes the partners may decide with mutual agreement to settle the account at a particular date. तो जो भी आपको कहा गया हो, आपको क्वेश्चन में जो डेट गिवन हो, आपने उसके अकॉर्डिंगली फर्म का प्रॉफिट एस्टिमेट करना है और उस प्रॉफिट में से जो पार्टनर डेथ हो गई है उस पार्टनर का शेयर निकालना है. ठीक है, तो पहला काम तो ये होगा. दूसरा हमें करना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. बेटा उन्होंने जो भी एग्रीमेंट कर रखा हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हो या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हो या सैलरी टू द पार्टनर्स का, जैसे कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में फर्स्ट चैप्टर में देखा था फंडामेंटल्स में, कि पार्टनर एज पर एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं. पार्टनरशिप फर्म जो है पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकती है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे चार्ज कर सकती है या पार्टनर को सैलरी दे सकती है. तो अगर उन्होंने जो भी एग्रीमेंट कर रखा हो तो उसके अकॉर्डिंगली हमें वो कैलकुलेशंस भी करनी पड़ेंगी फ्रॉम द 1 अप्रैल. ज़्यादातर क्योंकि फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से करनी पड़ेंगी. और अगर किसी फर्म का 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा हो तो 1 जनवरी से, मतलब कि फ्रॉम द डेट फ्रॉम विच द करंट फाइनेंशियल ईयर हैज़ स्टार्टेड, उस डेट से लेकर पार्टनर की डेथ हुई है, जिस दिन वो अकाउंट सेटल कर रहे हैं उस दिन तक की आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा. ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी पड़ेंगी. अगर पार्टनर को कोई सैलरी मिलनी है एज पर एग्रीमेंट तो आपको सैलरी भी देखनी पड़ेगी कि उसकी कितनी सैलरी बनती है, वो सब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है, चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे कि हम प्रॉफिट एस्टिमेट करते कैसे हैं. तो देखिए प्रॉफिट एस्टिमेट करने के दो मेथड्स हैं. पहला मेथड है एवरेज बेसिस. बेटा जो एवरेज बेसिस मेथड है ये जस्ट लाइक गुडविल कैलकुलेशन की तरह से होता है और कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होकर जो है इसको थोड़ा रॉन्ग भी कर देते हैं, गलत भी कर देते हैं. बट बेटा इसका ध्यान रखना. अच्छा, जो एवरेज बेसिस है या टाइम बेसिस है वो दो तरह से हो सकता है. एक तो एवरेज बेसिस हो गया कि आपको पिछले किसी भी 2-3 साल का प्रॉफिट गिवन है और आपको उसके बेस पर एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. ठीक है, और कई बार वो कह देते हैं कि प्रॉफिट विल बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट ओनली, कि पिछले साल जितना प्रॉफिट हुआ था, मतलब एवरेज निकालने की बजाय उन्होंने कहा कि हम जो लास्ट ईयर प्रॉफिट हुआ था हम उसी को इस साल का प्रॉफिट मान लेंगे कि हमारा उतना ही प्रॉफिट होगा. या कई बार कह देते हैं कि लास्ट ईयर जो प्रॉफिट हुआ था उसके ऊपर 10%. तो बेटा आपको इसके लिए उसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी होगी. तो नॉर्मली वो एवरेज बेसिस लेते हैं, तो हम उसी का एग्जांपल कर रहे हैं कि सबसे पहला आपका स्टेप होगा कि आपने एवरेज प्रॉफिट निकालना है. जैसा भी क्वेश्चन में कहा हो, जितने ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट उन्होंने कहा है वो निकालना है. अगर एवरेज प्रॉफिट ना कहा हो, अगर पास्ट ईयर का प्रॉफिट ही बोला हो तो वो निकालना है, या पास्ट ईयर के प्रॉफिट में कोई परसेंट एक्स्ट्रा करके निकालनी हो तो वो निकालना है. तो मतलब आपने पूरे साल का प्रॉफिट लेना है. उसके बाद आपने करना है कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर द टोटल मंथ्स ड्यूरिंग विच द डिसीज्ड पार्टनर वाज आल्सो विद द बिजनेस सिंस द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर. मतलब सिंपल सी इसको अगर मैं बात कहूँ तो आपने जिस साल ये ईयर शुरू हुआ है जिस दिन से, उस दिन से लेकर पार्टनर की डेथ जिस दिन हुई है उस दिन तक का आपको टाइम पीरियड निकालना है. ठीक है, कि आपने अगर उस वो व्यक्ति आपके साथ जो पार्टनर है वो फर्म के साथ 4 महीने रहा, 5 महीने रहा, 6 महीने रहा, 2 महीने रहा, या अगर डेज में भी है बिटवीन द ईयर है तो आपने डेज भी कैलकुलेट करने पड़ सकते हैं. तो आपको उतने टाइम का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. कैसे करेंगे कि जो आपका प्रॉफिट आया उसको, एवरेज प्रॉफिट आया या पिछले साल का जो प्रॉफिट लिया उसका 4/12 किया. अगर मंथ से कर रहे हैं तो 4/12 किया, और अगर आप डेज से कर रहे हैं तो जितने भी डेज हैं उनको 365 से डिवाइड करके आपको उतने दिन का प्रॉफिट पता लग जाएगा, चाहे वो मंथ से पता चले या डेज से पता चले. ठीक है, उस टाइम पीरियड का आपको उतने टाइम पीरियड का प्रॉफिट पता लग जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका होगा, आपने डिसीज्ड पार्टनर का
शेयर कैलकुलेट करना है। ठीक है, कि जो भी पार्टनर क्योंकि जो प्रॉफिट आएगा वो तो तीनों पार्टनर्स का आएगा, 3 या 2 जितने भी पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स का आएगा। लेकिन जो पार्टनर डेथ हो गई है उस पार्टनर का आपको प्रॉफिट अलग से कैलकुलेट करना होगा। उसके बाद हम ये एज्यूम करें कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, अगर वो अपना शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आगे सेम कंटिन्यू करते हैं, यानी कि जो आपस में उन दोनों की रेशो थी उसी रेशो में वो लोग कंटिन्यू करते हैं, तो आप एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, मीन्स अगर आपके क्वेश्चन में ओल्ड रिमेनिंग पार्टनर्स की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन ना हो तो आप क्या मानोगे कि उनकी जो उसके जाने के बाद जो रेशो है आपस में, वही उनकी आपस की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी है। तो आप क्या करोगे, आप प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके उसको उसका हिस्सा दे दोगे, और ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट हमारा फिर बाद में जब हम अपने अकाउंट्स को फाइनल करेंगे तब यूज़ हो जाएगा। चलिए दूसरा हम देखते हैं। दूसरा तरीका है बेटा सेल्स टर्नओवर बेसिस। सेल्स टर्नओवर बेसिस का मतलब क्या है कि आपने प्रॉफिट को उस मंथ की उतने टाइम पीरियड की जो भी सेल है उससे उसकी नेट प्रॉफिट रेशो निकाल कर आपने उस पीरियड का प्रॉफिट डायरेक्टली पता लगाना है। देखो कैसे होगा, जैसे फर्म को ये पता है कि हम जितनी भी सेल करते हैं उसमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो भी निकला उसकी हम पहले परसेंटेज निकाल लेते हैं, नेट प्रॉफिट रेशो जो आपने पहले पढ़ी हुई है। नेट प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये तो हो गई आपकी नेट प्रॉफिट रेशो। इसके बाद आपको क्वेश्चन में उस पीरियड की सेल गिवन होगी। ठीक है, उस पीरियड की सेल पर उस रेट से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको उस टाइम पीरियड का प्रॉफिट डायरेक्टली पता लग जाएगा। ठीक है, वो पूरे साल का प्रॉफिट नहीं आएगा बल्कि जितनी सेल एक्चुअल हुई है उनके रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंगली उसके ऊपर आप प्रॉफिट डायरेक्टली कैलकुलेट कर दोगे। अब आपको इसको मंथ्स में या पीरियड में रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पिछले मेथड में तो हमें क्या था, पूरे साल का प्रॉफिट पता लगा था तो हमने उसको मंथ में रिड्यूस किया था, लेकिन यहाँ पर जो प्रॉफिट आएगा वो डायरेक्टली उसी टाइम पीरियड का आएगा जिस पीरियड के लिए आपने सेल को लिया है। इसके बाद आपने करना है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स। ये वही चलेगा कि अगर आपको ओल्ड रेशो ही उनकी न्यू रेशो भी है तब तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और अगर उनकी रेशो चेंज हो गई है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो गई है, तो वही जैसे हम गुडविल की ट्रीटमेंट करते हैं, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका पहला स्टेप कंप्लीट होगा कि आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, विच विल बी कैलकुलेटेड आइदर ऑन एवरेज बेसिस और ऑन सेल्स टर्नओवर बेसिस, या जो प्रॉफिट है वो आपको किसी पर्टिकुलर ईयर का प्रॉफिट भी आपको बेस लेने के लिए कहा जा सकता है।